फरवरी की एक सर्द सुबह थी। शहर की सड़कों पर धुंध तैर रही थी और हवा में गुलमोहर की गंध घुली हुई थी। पुराने शहर के एक कोने में बसा वह मोहल्ला अपनी धीमी रफ्तार और मध्यम वर्गीय ठाठ से जाना जाता था। उसी मोहल्ले में एक सफ़ेद रंग के 2 मंजिला मकान की बालकनी में खड़ी थी सुनीता। उसने हल्के पीले रंग की ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी, बाल जुड़े में बंधे थे और माथे पर एक सुंदर सी बिंदी सजी थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा इंतजार था। नीचे रसोई से चाय की महक उठ रही थी, अदरक और तुलसी की गर्म खुशबू। दिवाकर उठो, 7:30 बज गए हैं। उसने कमरे के अंदर झांका। बेड पर लेटे दिवाकर ने आंखें मलते हुए करवट ली। बस 5 मिनट और। तुम्हारी बैंक की मीटिंग 8 बजे है ना? सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, पर आवाज़ में हल्का तनाव था। हाँ, मुझे याद है, तुम्हें रोज़ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, दिवाकर ने कुछ चिढ़कर कहा। सुनीता की मुस्कान पल भर को ठिठकी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सुनीता और दिवाकर की शादी को 8 साल हो चुके थे। दिवाकर एक सरकारी बैंक में वरिष्ठ अधिकारी था, स्मार्ट, सुशिक्षित, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों से भावनात्मक दूरी बना चुका था। सुनीता बीएड पास शिक्षिका थी, जिसने विवाह के बाद अपने करियर को विराम दे दिया था। उसका जीवन अब पति, सास ससुर, जो अब गांव में रहते थे, और घर की 4 दीवारी तक सीमित था। सुनीता को शिकायत नहीं थी, कम से कम बाहर से, पर भीतर एक खालीपन था। सुबह की चाय और टूटी हुई बातचीत। क्या बना रही हो नाश्ते में? दिवाकर ने ऑफिस की फाइलों में झांकते हुए पूछा। आलू के पराठे, तुम्हें पसंद है ना? अभी मीटिंग है, कुछ हल्का दूँ, ओट्स बना लूँ। पर ओट्स तो ख़त्म हो गए हैं। कोई जिम्मेदारी आती है तुम्हें लेने? अब तुम जानो, टाइम नहीं है मुझे। मैं बाहर से कुछ ले लूँगा। सुनीता ने पराठे का तवा बंद कर दिया। बर्तन धीरे से धोने लगे, मगर हर बूंद के साथ आंखों की नमी और स्पष्ट हो रही थी। वो सुबह की बालकनी। सुनीता ने चाय का कप लेकर फिर बालकनी की ओर रुख गया। सर्द हवा उसके चेहरे को छू रही थी। मोहल्ले के सामने की बिल्डिंग में एक नवविवाहिता अपनी सास का पैर छू रही थी। हंसी ठिठौली के बीच वो दृश्य मानो कोई पुरानी फिल्म का सीन हो। कभी हम भी ऐसे थे, सुनीता ने सोचा। याद आया उसे पहला साल, दिवाकर का प्यार, सरप्राइज गिफ्ट, रात की लंबी बातें। और अब तो बात भी मोबाइल स्क्रीन पर फिसल जाती थी और मुस्कान किसी मीम पर आकर रुकती थी। फ़ोन की घंटी और एक परछाई। दिवाकर अब तैयार हो चुका था, सफ़ेद शर्ट, ब्लू टाई और हाथ में ऑफिस बैग। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। डॉली कॉलिंग। सुनीता की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिवाकर ने जल्दी से कॉल काट दी। ऑफिस की मीटिंग है, उसने खुद से ही जैसे सफाई दी। हाँ ठीक है, सुनीता ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अनकहा कुछ था। अकेली दोपहर, बेमकसद काम। दिवाकर ऑफिस चला गया। घर में सन्नाटा पसर गया। सुनीता ने धीरे धीरे कमरे समेटे, सब कुछ करीने से लगाया, जैसा हमेशा करती थी। मगर आज कमरे ज़्यादा खाली लगे, और वो पराठा जो नहीं खाया गया आज भी तवे की याद में पड़ा रहा। टीवी चलाया, फिर बंद कर दिया। किताब निकाली, पर पढ़ा ही नहीं गया। कभी मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप देखा। सभी ग्रुप्स में हंसी, तंज और दिखावटी प्रेम चल रहा था। एक सहेली का मैसेज था, क्या हाल है, सब ठीक है? सुनीता ने लिखा, हाँ सब ठीक है। और खुद से बोली सुनीता, कितना झूठ आसान हो गया है अब। शाम को दिवाकर लौटा, लेकिन थका हुआ और उदासीन। क्या खाओगे? कुछ भी बना लो। ठीक है। रात का खाना लगभग चुप्पी में बीत गया। सुनीता ने प्लेटें समेटी और दिवाकर फिर से मोबाइल में घुस गया। सुनीता ने एक लंबी सांस ली और खुद से पूछा, क्या यही है मेरा जीवन? और वहीं खड़ी खड़ी उसने पहली बार सोचा, अब मुझे खुद से बात करनी होगी। बहुत हुआ दूसरों की प्रतीक्षा में जीना। अगली दोपहर के 2 बजे थे। दिवाकर अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया था।
सुनीता बालकनी में खड़ी थी। उसकी निगाहें सड़क पर लगी थीं, लेकिन मन किसी और दिशा में भटक रहा था। मोबाइल पर एक बैंक से मैसेज आया, 3800 डेबिटेड @कैफे सागर। सुनीता चौंकी। किसके साथ गया होगा दिवाकर? हम तो पिछले 6 महीने से बाहर खाना नहीं खाए। उसने अंदर जाकर रसोई में दूध रखा, लेकिन मन वहीं अटका रहा। दिवाकर की वापसी और उसके चेहरे की भाषा। शाम को जब दिवाकर घर लौटा, उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी थकान और तनाव था। बहुत थक गया हूँ, आज बहुत क्लाइंट से मिलना पड़ा, उसने बूट उतारते हुए कहा। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ आज भी वही टालने वाला भाव था। क्या खाओगे? कुछ हल्का सा सूप बना लो। सुनीता बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई, मगर उसका मन अब सिर्फ रसोई में नहीं था। उसे अब हर बात में कोई इशारा दिखता था, और हर इशारा उसे कहीं भीतर से तोड़ रहा था। रात को जब दिवाकर सो गया, सुनीता ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने लिखा, दिवाकर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मैं हर दिन एक नई अनदेखी लड़ाई लड़ती हूँ, शब्दों के बिना, तानों के बिना, लेकिन सच्चाई की खामोशी में। दिवाकर का ऑफिस एक नामी बैंक का मुख्य शाखा था, जहाँ हाल में ही नई मैनेजर आई थी, डॉली वर्मा। डॉली तेज, आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला थी। दिवाकर के साथ उसकी पहली मीटिंग में ही दोनों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया था। आपकी टाई का रंग बहुत अच्छा है, डॉली ने कहा। दिवाकर मुस्कुराया। अक्सर लोग मेरी टाई की तारीफ करते हैं, मेरे काम की नहीं। काम बाद में दिखता है, पहली छाप टाई से ही बनती है, डॉली ने आंख मारते हुए कहा। यहीं से शुरू हुआ था वो आकर्षण, जिसमें दिवाकर अपनी स्थिर मगर भावनात्मक रूप से सुनी गृहस्थी से अनजाने में बहने लगा। यहीं से सुनीता का संदेह गहराता है। अगले दिन दिवाकर ने मोबाइल पर लॉक लगाना शुरू कर दिया। ये लॉक कब से? ऑफिस की पॉलिसी है, सिक्योरिटी। सुनीता ने पहली बार नोटिस किया कि दिवाकर अब बार बार टॉयलेट या बालकनी में फ़ोन ले जाने लगा है। और एक रात उसने देखा, जब दिवाकर बिस्तर पर था और मुस्कुराते हुए किसी से चैट कर रहा था। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? वो क्लाइंट्स की रिपोर्ट भेजनी है ना, ज़रूरी है, तुम सो जाओ। सुनीता उस रात नहीं सोई। तीसरे दिन जब वह कपड़े धो रही थी, दिवाकर की पैंट की जेब में से एक रसीद निकली, कैफे सागर। 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी राशि। उसने ध्यान से देखा, नीचे लिखा था, रेड वाइन 2 ग्लासेस, पास्ता, सलाद। यह सब देखकर सुनीता के हाथ कांपने लगे, उसका सिर चकराने लगा। वह समझ गई थी, यह सिर्फ दोस्ती नहीं, यह कुछ और है। पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? रात को जब दिवाकर खाने की मेज पर बैठा, सुनीता ने रसीद का एक शब्द भी नहीं उठाया। उसने सामान्य स्वर में पूछा, सब ठीक रहा आज ऑफिस में? हाँ, सब बढ़िया। डॉली मैम ने नई पॉलिसी लाई है। थोड़ा बोझ बढ़ गया है। सुनीता ने सिर झुका लिया। डॉली, अब नाम सामने था, मगर सुनीता जानती थी, लड़ाई अब शब्दों से नहीं जीती जा सकती, उसे समय से लड़ना होगा। उस रात वह छत पर अकेली बैठी थी। चांदनी चुप थी और हवा शून्य। उसने अपने आप से कहा, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, पर मैं चीख कर नहीं लड़ूंगी। मैं इतना ऊंचा उड़ूंगी कि वो खुद नीचे देखेगा और शर्मिंदा होगा। उस रात सुनीता ने तय कर लिया, वो खुद को खोए बिना सब कुछ वापस पाएगी। लखनऊ की सर्द सुबह और गर्म होती सोचें। सुबह के 6 बजे। सूरज अभी धरती को छू नहीं पाया था, मगर सुनीता की आंखें जाग चुकी थीं। वह अपने कमरे की खिड़की खोल रही थी। सामने आकाश पर एक धुंधली नारंगी लकीर फैल रही थी, जैसे रात और दिन के बीच कुछ अनचाहा अटका हो। उसके मन में भी कुछ वैसा ही था। उसने कल की वो रसीद दोबारा निकाली, जो डॉली और दिवाकर की मुलाकात की चुप गवाह थी। उसने बहुत देर तक उसे देखा, फिर कागज को
तह किया और अपनी डायरी के एक कोरे पन्ने में रखा। अब यह मेरा हथियार नहीं, मेरी चेतावनी है, उसने सोचा। सुनीता ने दूध चढ़ाया। परतें उतरती गई और उसकी आंखों के आगे भी जिंदगी की परतें खुलती गई। क्या मैं वाकई कमज़ोर हूँ? क्या मेरी चुप्पी मेरी हार है, या ये वो ताकत है जिससे मैं उसे उसकी नज़रों में गिरने दूंगी? उसी समय अंदर से दिवाकर की आवाज़ आई, कॉफ़ी बना दो ना, मीटिंग जल्दी है। सुनीता ने धीमे से कहा, आज से कॉफ़ी मैं नहीं तुम खुद बनाओगे। दिवाकर ने चौंक कर देखा। क्या? कुछ नहीं, बस अब मैं भी खुद से शुरुआत करना चाहती हूँ। ऑफिस में दिवाकर डॉली की मुलाकातें अब महज काम तक सीमित नहीं रही थीं। डॉली कॉरिडोर में कभी कभी उसके कंधे पर हल्का स्पर्श कर हंसती। आपकी वाइफ को जलन नहीं होती? दिवाकर हंस देता, उसे फर्क नहीं पड़ता। तब डॉली मुस्कुराती, तब तो मैं निश्चिंत हूँ। इन लफ्ज़ों के पीछे वो आग, डॉली, जो धीरे धीरे एक सुखी दिखने वाले रिश्ते को भीतर से भस्म कर रही थी। उस शाम सुनीता ने वर्षों बाद आईना देखा, अपना चेहरा ध्यान से निहारा। कितनी बदल गई हूँ मैं। बालों की चमक कम, आंखों की नमी ज़्यादा। वह उठी, अलमारी से पुरानी सलवार कमीज़ निकाली, चेहरे पर हल्का मेकअप किया, बाल सहेजे, फिर मोहल्ले के सामने वाले बालिका स्कूल चली गई। मैम आप? शिक्षिका ने चौंक कर कहा। एक रिक्ति थी ना पढ़ाने की, मैं आवेदन देना चाहती हूँ। यह था सुनीता का पहला कदम खुद की तरफ। शाम को दिवाकर घर लौटा। सुनीता आज पहली बार नई ऊर्जा में थी। मैंने स्कूल में आवेदन दे दिया है, उसने कहा। लेकिन सुनीता, तुम्हें क्या ज़रूरत है? यूँ अचानक तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम नहीं, मैं खुद को रोक रही थी। अब नहीं करूँगी। दिवाकर ने होठ दबा लिए। यह सुनीता पहले वाली नहीं थी। अगले दिन सुनीता ने अपनी पुरानी सहेली मीनल से मुलाकात की। तू बहुत बदल गई है सुनीता, मीनल ने कहा। बदलना पड़ा क्योंकि अब हर दिन जीना है, मरने के लिए कोई दूसरा दिन नहीं आता। मीनल ने उसे गले लगा लिया। तू अकेली नहीं है। रात को दिवाकर जब वॉशरूम में गया तो मोबाइल उसकी कुर्सी पर रह गया। सुनीता ने मोबाइल उठाया। एक झलक पड़ी। डॉली की तस्वीर स्क्रीन पर चमक रही थी। पर इस बार वह चौंकी नहीं, ना डर पाई, ना टूटी। उसने मोबाइल वहीं रखा और अपने कमरे में चली गई। डायरी खोली, कलम उठाई। अब मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरा पहला प्रतिरोध है। मैं अब उस आईने को साफ करूंगी जिसमें मेरी सच्चाई दिखे, चाहे उसे देखने वाला कोई और टूट जाए। शनिवार की शाम थी। सुनीता अपने स्कूल इंटरव्यू से वापस लौट रही थी। रिक्शे में बैठी वह सोच रही थी, अगर यह नौकरी मिल जाए तो शायद मेरा दिन किसी और तरह से शुरू होगा। कोई वजह होगी जागने की, कोई पहचान होगी मेरी। तभी एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए उसकी नज़र उस जगह पर ठिठकी। कैफ़े सागर। वही नाम, वही जगह, वही बिल। और वहाँ कांच की खिड़की के पार वो दिखती है, दिवाकर और डॉली एक ही टेबल पर पास पास बैठे। डॉली हंस रही थी और दिवाकर उसकी आंखों में झांक रहा था, वैसे ही नज़रों से जिनमें पहले कभी सुनीता थी। सुनीता का दिल धड़कने लगा। वह चुपचाप रिक्शे से उतर गई, दूर खड़ी रही। उन दोनों ने उसे नहीं देखा, लेकिन वह सब कुछ देख चुकी थी। रात को घर आकर उसने खुद को आईने में देखा। आईने में वह चेहरा दिखा, शांत मगर भीतर से टूटा हुआ। क्यों नहीं चीखी मैं? क्यों नहीं जाकर तमाचा मारा उसे? फिर खुद से ही उत्तर आया, क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं लड़ूंगी, लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। अगली सुबह सुनीता तैयार होकर इंटरव्यू देने स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल ने पूछा, आप 8 साल से ब्रेक पर थीं, अब क्यों लौटना चाहती हैं? उसकी आंखों में आत्मबल था। क्योंकि अब मुझे सिर्फ नौकरी नहीं, पहचान चाहिए। मैं दूसरों को पढ़ाकर खुद को फिर से जीना चाहती हूँ। इंटरव्यू में बैठे लोग चुप थे, पर उनके चेहरे पर असर साफ था। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत सुमित्रा काकी आकर बोली, अरे बहू, अब नौकरी चाकरी, पति कमाता तो है, घर संभालो ना,
नौकरी की क्या ज़रूरत है? तब सुनीता मुस्कुराई। घर भी संभाल रही हूँ काकी, और अब अपने सपनों को भी। पति की कमाई से घर चलता है, पर औरत की पहचान से आत्मा। काकी एक पल को चुप हो गई। शाम को दिवाकर घर आया। सुनीता पहले की तरह सामान्य थी। उसने पूछा, आज कहाँ गई थी? स्कूल गई थी, इंटरव्यू देने। क्यों? घर के काम कम है क्या? नहीं, बस अब थोड़ा खुद के लिए काम चाहिए। दिवाकर चुप ही रहा। फिर अचानक उसने सुनीता की आंखों में देखा। उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो सब जानती है। उसने पहली बार महसूस किया सुनीता बदल रही है। रात को सुनीता ने डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, अब दर्द नहीं रोएगा, अब वह सशक्त होकर बोलेगा और बदल कर दिखाएगा। सोमवार की सुबह मोबाइल की घंटी बजी। सुनीता ने लिखा, गर्ल्स पब्लिक स्कूल से कॉल। हेलो, क्या ये सुनीता श्रीवास्तव जी हैं? जी बोल रही हूँ मैं। आपको इंटरव्यू के आधार पर प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया है। कृपया कल 9 बजे से योगदान दें। सुनीता की आंखें नम हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज जैसे पहली बार मुस्कुराया हो। जब सुनीता ने दिवाकर को बताया, मुझे जॉब मिल गई है, तो दिवाकर ने अखबार से नज़रें उठाई। अच्छा ठीक है। ना बधाई ना ताजुब, बस एक रूखा सा उत्तर। सुनीता लेकिन मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद की मंजूरी मिल चुकी है। गेट पर खड़ी बच्चियां, मासूम मुस्कानें और स्कूल की घंटी की आवाज़ सब सुनीता को जैसे किसी पुराने ख्वाब में खींच लाईं। कक्षा में दाखिल होते ही 25 जोड़ी आंखें उसकी ओर देख रही थीं। गुड मॉर्निंग मैम। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब ये बच्चे मुझे हर दिन सिखाएंगे कि टूटे बिना भी इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। उधर ऑफिस में डॉली और दिवाकर अब पहले जैसे सहज नहीं रहे। डॉली ने कहा, तुम आजकल ध्यान नहीं देते, क्या हुआ है? हाँ, कुछ नहीं, थोड़ा घर का टेंशन है। घर या बीवी का? दिवाकर चुप हो गया। डॉली झल्लाई, मुझे झूठ पसंद नहीं है दिवाकर। ना तुम मुझसे दूर हो सकते हो, ना साथ निभा पा रहे हो। एक संबंध जो पहले रोमांच था, अब उलझन बनता जा रहा था। स्कूल में एक वरिष्ठ शिक्षिका थी, सरला मैम। उम्र लगभग 50 के आसपास, लेकिन आत्मबल और आत्मीयता का अद्भुत मिल। उन्होंने सुनीता से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है और तुम्हारे बोलने में बहुत संयम है। तुम केवल पढ़ाने नहीं आई हो, तुम खुद को खोजने आई हो। सुनीता हैरान थी यह सब सुनकर। सरला मैम बिना कुछ पूछे उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैं भी एक समय में तुम्हारी ही तरह टूटी थी, सरला ने कहा, लेकिन यकीन मानो, एक औरत जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना, तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। डॉली अब यहाँ डिस्टर्ब थी। वह चाहती थी दिवाकर कोई निर्णय ले, या तो मैं या तो फिर वह औरत। पर दिवाकर किसी भी मोड़ पर ठहरना नहीं चाहता था। वह खुद को 2 दुनियाओं में बांट रहा था और हर ओर से फिसल रहा था। रात को उसने देखा सुनीता पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। उसने पूछा, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? वो बच्चों को कल गणित पढ़ाना है और खुद को आत्मविश्वास। वह बिना उसकी ओर देखे बोली। दिवाकर को पहली बार महसूस हुआ सुनीता अब उससे दूर नहीं, खुद के और पास जा रही है। अब उसका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ता, स्कूल की तैयारी, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स और फिर खुद की डायरी में एक पंक्ति, मैं अब किसी की पत्नी बनकर नहीं, खुद की रोशनी बनकर जी रही हूँ। उसकी सहेलियाँ कहने लगी, तुम्हारी आंखें चमकने लगी हैं, जैसे कुछ नया शुरू हो गया हो। उस रात जब सभी सो रहे थे, सुनीता ने मोबाइल पर स्कूल की एक तस्वीर देखी जिसमें वह एक बच्ची को गले लगाई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरे हिस्से की खुशी अब किसी दूसरे की कृपा पर नहीं, मेरे अपने कर्म पर आधारित है। अब चाहे जो हो, मैं खुद को कभी फिर से खोने नहीं दूंगी। एक सुबह बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक की ओर से दिवाकर को एक स्कूल के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। नए शिक्षकों का सम्मान समारोह, स्थान गर्ल्स पब्लिक स्कूल।
लखनऊ, समय 10 बजे। गर्ल्स पब्लिक स्कूल। दिवाकर ने नाम 2 बार पढ़ा। ये तो वही स्कूल है जहाँ सुनीता काम करती है। वह थोड़ा असहज हुआ, लेकिन कार्यक्रम उसकी ड्यूटी का हिस्सा था, टाल नहीं सका। कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर 5 शिक्षकों को बुलाया गया, जिसमें से एक नाम था सुनीता श्रीवास्तव, नैतिक शिक्षण हेतु सम्मानित। दिवाकर की नजरें मंच पर गई। वह अवाक रह गया। सुनीता साड़ी में, हाथ में माइक लिए, आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में बोल रही थी। उसकी आंखों में वही गंभीरता थी, मगर अब कमजोरी नहीं, आत्मबल था। आज अगर मैं बच्चों को नैतिकता सिखा पा रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि मैंने खुद जीवन में झूठ, चुप्पी और अपमान को सहा है और उनसे लड़कर निकली हूँ। यह सब देखकर दिवाकर की हथेली में पसीना आने लगा। कार्यक्रम के बाद वह एक कोने में खड़ा रहा। वह वही सुनीता थी, लेकिन अब उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, जिसने कभी अपना नाम तक जोर से नहीं लिया था। आज वही पूरी समाज को दिशा दे रही थी। दिवाकर को पहली बार शर्म आई। उसी शाम डॉली ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो दिवाकर? तब दिवाकर कहता, मैं उलझ गया हूँ। या फिर तुम अपनी बीवी की तरफ खींचने लगे हो? हाँ डॉली, सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही। वो कुछ और बन गई है, और शायद मैं उस बदलाव को अनदेखा नहीं कर पा रहा। डॉली चीखी, तो मैं क्या हूँ? हाँ एक ब्रेक। दिवाकर चुप रहा। डॉली ने पहली बार दरवाज़ा धक्का देकर बंद किया और बाहर चली गई। अगले दिन स्कूल में सुनीता के टेबल पर एक लिफाफा रखा था, बिना नाम के। खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, आपको देखकर यकीन होता है कि जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। एक अनजान औरत की तरफ से सलाम। सुनीता मुस्कुराई। अब वो सिर्फ दिवाकर की पत्नी नहीं, किसी की प्रेरणा बन चुकी थी। रात को उसने डायरी खोली और लिखा, एक दिन वो भी आएगा जब वो आईना देखेगा और उसमें मैं नहीं, खुद को खोता हुआ दिखेगा। सुबह की चाय मेज पर रखी थी, लेकिन दोनों कपों में से कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा था। दिवाकर ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, सुनीता, हाँ मुझसे बात करोगी? और वह उसकी ओर देख नहीं रही थी, वह दूध उबाल रही थी। हम पहले जैसे नहीं रहे, दिवाकर ने कहा। हम? सुनीता ने पहली बार सीधा देखा। कब थे पहले जैसे? हाँ। दिवाकर चुप हो गया। ऑफिस में डॉली और दिवाकर की अब मुश्किल से बात होती है। डॉली ने दिवाकर को बुलाकर सीधा कहा, मैं और नहीं रह सकती इस उलझन में, मैं ट्रांसफ़र की अर्जी दे रही हूँ। दिवाकर ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तुम मुझे एक विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, शायद अब समझ आया मुझे। यह कहकर डॉली चली गई, बिना पीछे देखे। एक दिन स्कूल की प्रधानाचार्य ने सुनीता को बुलाया। सुनीता जी, आपको अगले हफ्ते महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपके अनुभव, संघर्ष और शिक्षा का कार्य प्रेरणादायक बना है। सुनीता स्तब्ध रह गई। मैं मंच पर? जी हाँ, आपकी आवाज़ अब दूसरों तक पहुंचना चाहिए। दिवाकर की बेचैनी अब बढ़ रही थी। रात को दिवाकर करवटें बदल रहा था। वह सुनीता की डायरी देखना चाहता था, लेकिन अब उसमें हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी। सुनीता आजकल जितनी शांत दिखती थी, भीतर से उतनी ही अडिग हो चुकी थी। उसकी चुप्पी अब सहम नहीं स्वीकार थी, और यही बात दिवाकर को तोड़ रही थी। अचानक एक दिन सुनीता के मायके से फ़ोन आया। उसके चचेरे भाई को नौकरी मिल गई थी और परिवार उसे शादी के लिए मना रहा था। माँ ने फ़ोन पर कहा, तेरा भी रिश्ता कब सुधरेगा बेटी? तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो क्या? सुनीता ने हल्के से कहा, माँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं खुद का साथ पा चुकी हूँ। रात को सुनीता ने कागज़ पर एक अपने भाषण की रूपरेखा बना रखी थी। उसने लिखा, मैं वो औरत हूँ जिसने धोखा सहा मगर खुद को खोने नहीं दिया, जिसने प्रेम की परिभाषा को दोबारा गढ़ा, जो अब किसी की छाया नहीं, खुद एक पूरी छाया बन चुकी है। सुनीता को आमंत्रण मिला, राज्य महिला सशक्तिकरण मंच। विषय, एक नारी की चुप्पी से उसकी ताकत तक की यात्रा। सुनीता को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। सुबह सुबह जब सुनीता तैयार हो रही थी, उसकी साड़ी हल्के गुलाबी रंग की थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यह सोच, आज मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं है,
यह हार उस औरत की है जो चुप रही और अब बोलना चाहती है। दिवाकर ने पहली बार ध्यान से देखा। सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह औरत नहीं रही जिसे कोई पीछे छोड़ दे। सभागार में 500 से अधिक लोग थे। कैमरे, पत्रकार, सोशल मीडिया चैनल सब उपस्थित थे। सुनीता मंच पर पहुंची। सामने खचाखच भीड़, लेकिन उसके भीतर सिर्फ शांति थी। उसने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। मैं एक गृहिणी थी, वो भी जिसने सब कुछ सहा, अपमान, उपेक्षा, धोखा। मैं वह औरत थी जिसे कहा गया तुम्हारे बिना भी सब चल सकता है, पर आज मैं कह रही हूँ मेरे बिना भी सब कुछ चल सकता है। पर अब मैं किसी की छाया नहीं, खुद की रोशनी हूँ। मैंने माफ़ किया लेकिन भुलाया नहीं। मैंने सहा लेकिन सिर झुकाया नहीं। और मैंने फिर से खुद को पाया, स्कूल की क्लासरूम में, बच्चों की मुस्कुराहट में और अपनी आंखों के आत्मबल में। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। दिवाकर सबके पीछे बैठा था, छिप कर। हर शब्द जैसे उसके दिल में हथौड़ा मार रहा था। यह वही सुनीता है जिसे मैं कभी कमज़ोर समझ बैठा था। उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था। कार्यक्रम के अंत में सुनीता को नारी सम्मान पदक से नवाजा गया। एक बच्ची मंच पर आई और सुनीता के गले में माला पहनाते हुए बोली, मैम, आप मेरी फेवरेट हो क्योंकि आप हीरो हो, हीरो। सुनीता की आंखों में आंसू थे। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, हर उस औरत की थी जो अब बोलना चाहती है। मोहल्ले में लोग अखबार पढ़ते हुए धीरे धीरे कुछ बदलते शब्दों में बात करने लगे। अरे वो सुनीता बहू, कमाल कर डाला है। हमें क्या पता था इतनी ताकत है उस औरत में। दोपहर को सुनीता जब स्कूल से लौटी तो दरवाजे पर दिवाकर खड़ा था, हाथों में फूल का गुलदस्ता। तुमसे बात करनी है। सुनीता ने दरवाज़ा खोला पर जवाब नहीं दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ। दिवाकर ने मेज पर गुलदस्ता रखा। तुम्हारा भाषण सुना, अखबार भी देखा। वह बोलते बोलते रुक गया। मैं गलत था सुनीता, बहुत गलत। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। तुम जो कुछ भी थी उससे कहीं ज़्यादा थी, और अब तुम जो बन गई हो वो तुम्हें सोच भी नहीं सकता था। सुनीता शांत रही। उसने पानी का गिलास सामने रखा लेकिन बोली नहीं। उसकी चुप्पी अब विद्रोह नहीं थी, स्वीकृति थी, एक स्पष्ट जवाब। दिवाकर की आंखें भर आई। क्या एक मौका है मेरे लिए, शायद चीज़ें सुधारने का? अब सुनीता बोली धीमे स्वर में, लेकिन हर शब्द एक पत्थर सा भारी। मुझे शिकायत नहीं रही अब तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं आज खुद को जान पाई हूँ। लेकिन जो कुछ तुमने खोया है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। मैं अब तुम्हारी पत्नी होने से पहले सुनीता हूँ, और अब मुझे वही रहना है। दिवाकर कुछ नहीं कह पाया। उसने सिर झुका लिया और पहली बार वह सुनीता के सामने सचमुच छोटा लग रहा था। अब मोहल्ले की वही औरतें जो पहले ताने देती थीं, अब सराहना कर रही थीं। बहू अब ऑफिस जाती है, स्कूल में सम्मान मिला है, एकदम सुधर गई है ये लड़की, वाकई काबिल है। सुनीता सब सुनती थी मुस्कुराकर। उसे अब यह साबित नहीं करना था कि वह क्या है, अब दुनिया खुद देखने लगी थी। उस रात दिवाकर सुनीता के घर आया, फूल नहीं, आंखों में पछतावा लेकर। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन अगर कभी तुम साथ बैठो तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमने ये सब कैसे किया, ताकि मैं खुद को समझ सकूँ। सुनीता ने बहुत देर तक उसकी ओर देखा। तुम सुन सकते हो दिवाकर, पर मैं जो बन गई हूँ अब वो तुम्हारे साथ रहकर फिर वैसा नहीं बन सकती। दिवाकर का गला भर आया। वह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। दिवाकर अब समाज के तानों से नहीं, अपने अंदर की चुभन से बदल रहा था। उसने शराब छोड़ दी थी, ऑफिस में मेहनत करने लगा था और खुद से दूर होने की सजा भुगत रहा था। दिवाकर अब जब सुनीता का चेहरा दिखता उसकी आंखें भर आती। अब वह कोई उम्मीद नहीं करता था, उसने बस प्रार्थना शुरू कर दी थी सुनीता के लिए। भगवान, उसे कभी फिर टूटने मत देना, क्योंकि मैंने पहले ही उससे बहुत कुछ छीन लिया है। दिवाकर जो पूरी तरह बदल चुका था, अपनी माँ के पास बैठा था चुपचाप। अचानक वह बोला, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जिस औरत को तोड़ा वो आज समाज की पहचान बन गई, और मैं सिर्फ पछतावा। उसकी माँ की आंखें भर आई। बेटा,
बहू ने कभी बुरा नहीं किया, हमने ही उसे समझने में देर कर दी। अगर माफ़ी चाहिए तो उसे जाकर कहना और खुद को भी माफ़ करना सीख। सुनीता के मोहल्ले में अब एक बोर्ड लगाया गया। यह वही गली है जहां सुनीता श्रीवास्तव का घर है। लड़कियां उसके घर के बाहर बैठकर किताबें पढ़ती हैं, औरतें उससे सलाह लेने आती हैं। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, पति के व्यवहार, कानून के अधिकार। सुनीता अब सिर्फ नाम नहीं, एक परामर्श केंद्र बन चुकी थी। दिवाकर अब महीनों से खुद से लड़ रहा था। सुनीता की यात्रा उसे रात रात भर सोचने पर मजबूर करती। फिर उसने एनजीओ जाकर वॉलंटियर बनने की इच्छा जताई। जब उसे पूछा गया, आप क्या करना चाहते हैं, उसने कहा, मैं पुरुष हूँ और मैं उन पुरुषों को समझाना चाहता हूँ कि स्त्री को तोड़ने में नहीं, उसे समझने में मर्दानगी है। दिवाकर की माँ वर्षों से मन में पश्चाताप लिए जी रही थी। एक दिन उन्होंने संस्थान आकर कहा, बहू, क्या मैं अब भी तुम्हें बहू कह सकती हूँ? सुनीता मुस्कुराई, उनके चरण छुए और बोली, आपने कभी मुझे रोका नहीं, बस समझने में देर की थी। अब हम दोनों सीख चुके हैं, इसीलिए रिश्ते फिर से बन सकते हैं। माँ की आंखों से बहते आंसू आशीर्वाद बन गए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।